वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं बीबीएन चैनल का न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सऊदी अरब की काबीना में बड़ी तब्दीलियां। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बने नए सऊदी वज़ीर आज़म। शाह सलमान के दीगर 2 बेटों को भी मिली नई जिम्मेदारियां। यूक्रेन जंग को लेकर रूस ने अब मगरिब को दी बड़ी धमकी। कहा, अपने दिफा के लिए रूस इस्तेमाल कर सकता है जौहरी हथियार और ये सिर्फ खाली धमकी नहीं है। बैनुल-अक़वामी सतह पर अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने की पहली डील के तहत अफगानिस्तान को पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और गेहूं फराहम करेगा रूस। पीएफआई पर लगी 5 साल की पाबंदी। मुसलसल छापों और गिरफ्तारियों के बाद वज़ारत दाखिला ने लिया बड़ा फैसला। पीएफआई पर पाबंदी के बाद अब मुल्क में फिर से आरएसएस को बैन करने की मांग हुई तेज। कई रियासतों के साबिक़ वज़राए आला ने आरएसएस पर मजहबी जुनूनियत और मुनाफिरत फैलाने का लगाया इल्ज़ाम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाए कई संगीन इल्जाम। कहा, मोदी सरकार का रह गया है बस एक काम, आपको कुचल दो और केजरीवाल को खत्म कर दो। और अब खबरों की तफसील। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने काबीना में रद्दोबदल करते हुए अपने बेटे और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को नया सऊदी प्राइम मिनिस्टर, जबकि दूसरे बेटे शहजादा खालिद को डिफेंस मिनिस्टर नामजद कर दिया है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने इसके अलावा अपने दूसरे बेटे शहजादा खालिद को नायब वजीर दिफा से वजीर दिफा के ओहदे पर मुकर्रर कर दिया है। शाह ने अपने एक और बेटे शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान को वजीर तवानाई के ओहदे पर बरकरार रखा है। शाही खानदान के एक और रुकन शहजादा फैसल बिन फरहान, जो पहले अपनी जाए पैदाइश जर्मनी में सऊदी अरब के सफ़ीर हुआ करते थे, वो मुतालिक अल अनान बादशाहत में वजारत खारिजा के ओहदे पर बरकरार रखे गए हैं। सऊदी काबीना में ये बड़ी तब्दीली इस बात का इशारा समझी जा रही है कि सऊदी अरब में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के असर और रसूख में मजीद इजाफा हो गया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यूरोपीय ममालिक पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि हमारे शहरियों का खून बहाने वाले कातिल फीटू और पीकेके को तकरीबन हर मुल्क में खुश आमदीद कहा जाता है। जैसे जैसे दहशतगर्दी के घोंसले तबाह हो रहे हैं, दहशतगर्द तंजीमों के अरकान ने खुलेआम अपने लिए कुछ ममालिक में कैंप कायम कर लिए हैं। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दारुल हुकूमत इनक़िरा में होने वाले एक इजलास में कहा कि हमारे शहरियों का खून बहाने वाले कातिल यूरोप के तकरीबन हर मुल्क में पकड़े गए हैं। ख़ास तौर पर यूनान कैंप में वो वहाँ बिना किसी रुकावट के आज़ाद घूम रहे हैं। अरब मुल्कों में फिर एक मरतबा हथियारों की खरीदी की रेस लगी हुई है। अब पेंटागन ने ऐलान किया है कि अमेरिकी महकमा खारिजा ने कुवैत को एब्राम टैंक की तरबियत और ऑपरेशंस के सिलसिले में M1A2 के गोले फराहम करने की मंजूरी दे दी है। उन गोलों की मालियत $250 मिलियन है। पेंटागन की तरफ से यह ऐलान मंगल के रोज़ किया गया है। पेंटागन ने इस सिलसिले में कहा है, कुवैत हुकूमत की तरफ से दरख्वास्त की गई थी कि इसे ये हथियार बेचे जाएं, नेज़ मुतालिका आलात भी फराहम किए जाएं। कुवैत को अमेरिका की जानिब से ये आलात उसके दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिए जा रहे हैं ताकि कुवैत अपनी सरहदों का दिफा कर सके। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के एक करीबी साथी ने कहा है कि मॉस्को को आखिरी हद तक धमकाए जाने की सूरत में इसे अपने दिफा के लिए एटमी हथियारों के इस्तेमाल का हक हासिल है।
और ये महज बिल्फिंग यानी खाली धमकी नहीं है। साबिक रूसी सदर दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन पर जौहरी हमले के किसी मंजरनामे का खाका बयान करते हुए ये भी कहा है कि ऐसी सूरत में अमेरिकी क़यादत में नेटो फौजी इत्तेहाद जौहरी तबाही से बहुत खौफजदा होगा और रद्द-ए-अमल के तौर पर वो बराह रास्त ऐसे तनाज़े में नहीं पड़ेगा। ख्याल रहे कि सदर पुतिन ने भी गुज़िश्ता हफ्ते दूसरी जंग अज़ीम के बाद रूस में पहली बार रिजर्व फौजों को मुतहरिक करने का हुक्म दिया था और यूक्रेन के बड़े हिस्से को जम करने के मंसूबे की हिमायत की थी। अफगानिस्तान और रूस के दरमियान रियायती कीमत पर तेल, गैस और गेहूं खरीदने का आर्जी मुआहदा हो गया है और तालिबान ने इस मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। मुआहदे के तहत रूस अफगानिस्तान को सालाना 10 लाख टन पेट्रोल, 10 लाख टन डीजल, 5 लाख टन LPG और 20 लाख टन गेहूं फराहम करेगा। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद अफगानिस्तान का यह पहला बैनुल-अक़वामी तिजारती मुआहदा है। रॉयटर्स खबर एजेंसी से गुफ्तगू में अफगानिस्तान के वज़ीर सनअत व तिजारत हाजी नूर-उद्दीन अजीजी ने बताया है कि मुआहदा एक मुद्दत तक ठीक से चलने के बाद तवील मुद्दती मुआहदे में तब्दील कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि रूस ने तालिबान इंतजामिया को अजनास की औसत आलमी कीमतों में रियायत की पेशकश की थी। तालिबान के एक सीनियर एहलकार ने अफगानिस्तान में सिर्फ मर्दों पर मुश्तमिल अपनी हुकूमत से अपील की है कि वो लड़कियों के लिए तमाम सेकेंडरी स्कूल को मजीद ताख़ीर के बगैर दोबारा खोल दें। उनका कहना था कि इस्लाम में ख़वातीन की तालीम पर कोई पाबंदी नहीं है। तालिबान के नायब वज़ीर ख़ारिजा शेर मोहम्मद अब्बास इस्तनकज़ई की ये अपील काबुल में तालिबान के एक आला इज्तिमा के दौरान सामने आई। शेर मोहम्मद अब्बास ज़ई ने इस जानिब तवज्जो दिलाई कि अगर स्कूल ना खोले गए तो इन बच्चियों के लिए तालीम के हुसूल का कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि बेशतर का ताल्लुक़ ऐसे ख़ानदानों से है जहाँ कोई भी तालीम याफ्ता नहीं है। ईरान के एक कानून साज ने मंगल के रोज महसा अमीनी की मौत के खिलाफ बरहना सर एहतजाज करने वाली खवातीन को फसादी करार देते हुए कहा कि जो ऐसा कर रही हैं वो खुद की जिस्म फरोशी के लिए निकली हैं। तेहरान से ताल्लुक़ रखने वाले कानून साज महमूद ने यह तबसरा एक ऐसे वक्त किया जब महसा अमीनी की मौत के बाद जारी मुजाहरों के खिलाफ हुक्काम का रवैया मजीद सख्त हो गया है। वाज़ेह है कि 22 साला महसा अमीनी की मौत पुलिस की हिरासत के दौरान हो गई थी, जिसके खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला अब भी जारी है। कानून साज महमूद ने कहा है कि हिजाब ना करना या सर से स्कार्फ उतारना अवाम में बरहना होने के मुतरादिफ है। ईरान की सरकारी मीडिया ने भी इस तरह के एक बयान में मुजाहिरीन को मुनाफिक, फसादी, ठग और फितना परस्त करार दिया। नाज़रीन, अब यहाँ रुकेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। मुसलसल छापों और गिरफ्तारियों की खबरों के दरमियान एक और बड़ी खबर PFI को लेकर ये आई है कि इस पर 5 साल की पाबंदी लगा दी गई है। मुल्क भर में मुतादिद छापों और मरकजी एजेंसियों की गिरफ्तारियों के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर कल बुध को वजारत दाखिला ने दहशतगर्दी की माली माविनत से मुबैना ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा PFI की एसोसिएट तंजीमें रेहान इंडिया फाउंडेशन यानी RIF, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी CFI, ऑल इंडिया अवाम्स काउंसिल यानी AIIC, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रीहेब फाउंडेशन केरला पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये फैसला तफ्तीशी इदारों की रिपोर्ट की बुनियाद पर किया गया।
यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के एमपी शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि पीएफआई पर बैन गलत हैं। वो एक सियासी पार्टी हैं। मुल्क के अंदर जमहूरियत है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां बहुत सी हैं। मेरी राय में ये कदम ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएफआई में जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो भी गलत हैं। जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है, साल 2024 में आवाम उन्हें सबक सिखाएंगी। केरल से कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट के सुरेश ने कहा है कि हम भी आरएसएस पर बैन की मांग करते हैं। पीएफआई पर पाबंदी लगाना कोई हल नहीं। आरएसएस भी हर जगह फिरकावारियत फैला रहा है। RSS spreading everywhere. So RSS and PFI both are equal. So government should ban both. Why only PFI? RSS also doing the majority communalism. मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और सीनियर कांग्रेस लीडर कमलनाथ ने भी कहा है कि आवाम को सिक्योरिटी चाहिए। अगर इतने दिन से ये हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे? ये साल भर में तो पैदा नहीं हुई, क्या सबूत अभी मिले हैं? अगर ये दहशतगर्द इदारों से पहले से जुड़ी थी तो आप इतने साल से क्या कर रहे थे? ये बात है कि ये नई संस्था नहीं है, पुरानी है, तो क्या उनको जो सबूत हैं क्या अभी मिले? अगर ये पहले से चल रही थी और ये आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी तो आप इतने साल क्या कर रहे थे? इस दरमियान कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेसी कायद सिद्धारामैया ने भी कहा है कि जो कोई भी समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश करता है, अगर उस पर कार्रवाई की जाती है, हमारे पास कोई मुद्दा नहीं। आरएसएस ने भी समाज में बदअमनी फैलाने की कोशिश की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार के साबिक वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव ने भी पीएफआई को लेकर अपना बयान दिया है। लालू यादव ने कहा कि ऐसी तंजीमों पर बैन लगना चाहिए, साथ ही सबसे पहले आरएसएस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। ये लोग मुस्लिम तंजीमों को निशाना बना रहे हैं और हर बात में हिंदू मुस्लिम करते हैं। लालू यादव ने आरएसएस को पीएफआई से भी बदतर तंजीम करार दिया। दिखा रहे हैं लोगों के ऊपर, तो सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए। आरएसएस को ये उससे भी बदतर संगठन है जो हिंदुत्व का कट्टरपंथा। नीतीश कुमार को लाल किला पे भेजिएगा झंडा फहराने के लिए, नीतीश कुमार को दिल्ली पहुंचाइएगा आप। और तेजस्वी को कब तक मुख्यमंत्री बन जाएंगे? टाइम पर इंतजार करिए। आप चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार संभालें? बिल्कुल, और नीतीश जी देश संभालें। सब लोग मिलकर संभालेंगे। बीजेपी को हराया जा सकता है? बिल्कुल हराया जा सकता है। 14 से पहले बीजेपी बात हो रही है लोगों से, सोनिया जी से, मैडम से बात हुआ, संगठन का चुनाव बोली मैडम की के बाद फिर हम लोग बैठेंगे। मुल्क में फिर एक मर्तबा आरएसएस को बैन करने की मांग तेज होती जा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला निरुत्तम मिश्रा ने खुद को आरएसएस कारकुन बताते हुए उस पर फख्र का इजहार किया है। कि मैं संघ का स्वयं सेवक हूँ। वो कह सकते हैं कि वो पीएफआई के सदस्य नहीं कह सकते, कोई भी नहीं कह सकता। इससे समझ में आ जाना चाहिए कि ये सिर्फ राजनीति करने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं। आरएसएस पे की बात नहीं बोलेंगे तो आप उनका नाम ही नहीं लोगे, पूछोगे ही नहीं। जो जाकिर नाइक को शांति दूत कहते हो, जो पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करती हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे पे राहुल गांधी सबसे पहले पहुंचते हो, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप कि वो पीएफआई के विरोध करेंगे? कभी नहीं करेंगे ये लोग। और इसलिए राष्ट्र के खिलाफ अगर कोई गतिविधि जिसके आईएसआई से तार जोड़े मिल गए हो, जिसकी केरल में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, कर्नाटक में हत्याओं के सबूत जिसके मिल गए हो, ऐसे संगठन पर प्रतिबंध लगाना स्वागत योग्य है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर शदीद तनकीदी हमला करते हुए कहा है कि आपको कुचल दो, केजरीवाल को खत्म कर दो। मरकज की मोदी हुकूमत का 24 घंटे बस यही एक काम रह गया है। नमस्कार। आज देश में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। एक आम आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। हर चीज़ महंगी होती जा रही है। चारों तरफ बेरोजगारी है। लोगों के धंधे बंद हो रहे हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं। आज किसी भी सरकार का सबसे पहला काम होना चाहिए किस तरह से आम जनता को महंगाई और बेरोजगारी से राहत दिलवाएं, पर इन्हें उसकी कोई परवाह नहीं है। इन्हें 24 घंटे बस गंदी राजनीति करनी है। आजकल 24 घंटे इनका बस एक ही काम है
किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को ख़त्म कर दो, आम आदमी पार्टी को कुचल दो, केजरीवाल को क्रश कर दो। आम आदमी पार्टी वालों ने पहले दिल्ली जीत ली, फिर पंजाब जीत लिया, अब ये गुजरात जीत जाएंगे, फिर पूरा देश जीत जाएंगे। केजरीवाल को रोको, आम आदमी पार्टी को कुचल दो। इनको बस यही एक काम बचा है। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कांग्रेस के सदारती इलेक्शन हो रहे हैं, पूरा मुल्क जानता है, लेकिन बीजेपी के सदर का सिलेक्शन कब चुन लिया गया है ये कोई भी नहीं जानता। कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव हो रहा है, पूरे देश जानता है, सब लोग जान रहे हैं कांग्रेस चुनाव हो रहा है, कांग्रेस अध्यक्ष का। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हो गए, पता ही नहीं चला किसी को। ये कैसा लोकतंत्र है भाई? 2 जने बना दिए, हो गया दूसरे कार्यकाल। न मीटिंग, न मतदान, न चुनाव की तिथि, और अध्यक्ष दोबारा। वहां कहां आंतरिक लोकतंत्र है? भारतीय जनता पार्टी बताएं, उसके अध्यक्ष दोबारा बन गया, किसी पता चला है? मीडिया में चर्चा हुई? नहीं हुई ना? क्यों नहीं हुई? पूछें आप किसी सवाल, पूछो वाला भारतीय जनता पार्टी के लोग, यहाँ राष्ट्रीय नेता, इस तरह के सब नेता हैं, उसे पूछा जाना चाहिए कैसे चुनाव हो गया अध्यक्ष का, किसी को पता भी न चले। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सऊदी अरब की काबीना में बड़ी तब्दीलियां, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बने नए सऊदी वजीर आजम। शाह सलमान के दीगर 2 बेटों को भी मिली नई जिम्मेदारियां। यूक्रेन जंग को लेकर रूस ने अब मगरिब को दी बड़ी धमकी। कहा अपने दिफा के लिए रूस इस्तेमाल कर सकता है जौहरी हथियार, और ये सिर्फ खाली धमकी नहीं है। बैनुल अक़वामी सतह पर अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने की पहली डील के तहत अफगानिस्तान को पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और गेहूं फराहम करेगा रूस। पीएफआई पर लगी 5 साल की पाबंदी, मुसलसल छापों और गिरफ्तारियों के बाद वजारत दाखिला ने लिया बड़ा फैसला। पीएफआई पर पाबंदी के बाद अब मुल्क में फिर से आरएसएस को बैन करने की मांग हुई तेज। कई रियासतों के साबिक़ वज़ीर आला ने आरएसएस पर मजहबी जुनूनियत और मुनाफिरत फैलाने का लगाया इल्जाम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाए कई संगीन इल्जाम। कहा मोदी सरकार का रह गया है बस एक काम, आपको कुचल दो और केजरीवाल को खत्म कर दो। न्यूज़ बुलेटिन में ये थी अब तक की अहम खबरें। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।